अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी बूढ़ी जादूगरनी। शहज़ादा मंसूर ने दरवाज़े पर दस्तक दी और तेज़ बारिश से बचने के लिए दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। उसके कपड़े पानी में शराबूर हो चुके थे और अब वो सर्दी महसूस करने लगा था। उसके करीब ही उसका घोड़ा भी पानी में भीग रहा था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद घोड़े के जिस्म में कपकपी सी दौड़ जाती थी। कुछ देर के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो शहज़ादा मंसूर ने दरवाज़े पर दोबारा दस्तक दी। उसे उम्मीद थी कि इस बार ज़रूर दरवाज़ा खुल जाएगा, क्योंकि यह दस्तक पहली दस्तक से ज़्यादा तेज़ थी। शहज़ादा मंसूर दोपहर को अपने महल से यूं ही घूमने फिरने की खातिर निकल गया था। इधर उधर के ख्यालों में गुम होकर उसे पता ही ना चला कि वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। ख्यालों से चूक कर जब उसने वापसी का इरादा किया तो बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। थोड़े ही फासले पर बहुत सारे मकानात बने हुए थे। वो घोड़े पर बैठकर इन मकानों की तरफ दौड़ा, मगर उस मकान तक पहुंचते पहुंचते उसे बारिश ने खासा भिगो दिया था। लेकिन अब उसे भीगने की कोई परवाह नहीं थी। उसे मालूम था कि चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल जाएगा। जब इस घर के मकीन अपने मुल्क के शहजादे को यूं अचानक अपने दरवाजे पर खड़ा देखेंगे तो मारे खुशी के उछल पड़ेंगे। जल्दी जल्दी उसके लिए आग जलाई जाएगी, उसके लिए खुश्क कपड़े मुहैया किए जाएंगे और फिर मज़े मज़े के खाने पकाए जाएंगे। शहज़ादा मंसूर को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए खानों के ख्याल से ही उसके मुंह में पानी भर आया। वो फिर उम्मीद भरी नज़रों से बंद दरवाजे को देखने लगा, मगर दरवाज़ा इस बार भी नहीं खुला। अब चारों तरफ अंधेरा भी फैलने लगा था। भूख के साथ साथ उसे सर्दी भी लगने लगी थी। उसने झिंझला कर दरवाजे को पीट कर रख दिया। इसी वक्त सामने वाले घर की खिड़की खुली। उसमें से एक बुढ़िया ने बाहर झांका और बोली, मैं तुम्हारी इस धड़ धड़ पट पट से तंग आ गई हूँ। अगर तुम्हारी नज़रें कमज़ोर हो गई हैं तो नीम का सुरमा लगाया करो। तुम्हें इस दरवाजे में लगा इतना बड़ा कुफल नज़र नहीं आता क्या? शहज़ादा मंसूर ने झुक कर ज़रा गौर से देखा तो वाकई दरवाजे में कुफल लगा हुआ था। वो शर्मिंदा सा हो गया। बुढ़िया से बोला, अच्छी औरत, तुम देख रही हो ये बारिश कितनी तेज़ है। मुझे एक रात के लिए अपने घर में पनाह दे दो। अपने घर में पनाह दे दो, हो न हो। बुढ़िया ने मुंह बगाड़ कर उसकी नकल उतारी। क्या तुम मेरे घर को सराय समझते हो? चलो जाओ अपना रास्ता नापो। इस पर बुढ़िया पर शहज़ादा मंसूर को गुस्सा तो बहुत आया, मगर नरमी से बोला, अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह दे दो तो मैं तुम्हें 100 अशरफियाँ दूंगा। बुढ़िया बेहद लालची थी। 100 अशरफियों का सुनते ही उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने अपने लहजे को बदल कर कहा, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई थी? तुम ठहरो, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। इतना कहते ही वो खिड़की से गायब हो गई और चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुल गया। मगर तुम मेरे इस घोड़े को कहाँ रखोगी? शहज़ादे ने पूछा। मैंने तुम्हारे घोड़े का ठेका तो नहीं ले रखा, बात तुम्हें ठहराने की हुई है। मैं तुम्हारे घोड़े के बारे में क्या कह सकती हूँ? बुढ़िया ने मुंह बनाकर कहा, वैसे अगर तुम इसे भी मेरे घर में रखना चाहते हो तो मैं 50 अशरफियाँ ज़्यादा लूँगी। तुम्हारा घोड़ा मज़े से मुर्गियों के डरबे में रहेगा। मैं मज़ीद 50 अशरफियाँ देने को राज़ी हूँ, मगर ये मुर्गी के डरबे वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। शहज़ादा मंसूर ने हैरान होकर कहा। बुढ़िया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा कर घोड़े पर फूंक मारी और घोड़ा शहज़ादा मंसूर की नज़रों से गायब हो गया। शहज़ादा मंसूर ने घबराकर चारों तरफ देखा और बोला, मेरा प्यारा घोड़ा कहाँ गया? क्या तुम जादूगरनी हो? हाँ, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैंने जादू के ज़ोर से तुम्हारे घोड़े को बिल्कुल ज़रा सा बना दिया है। अब ये मुर्गी के डरबे में बड़ी आसानी से आ जाएगा, बुढ़िया ने कहा। शहज़ादा मंसूर ने नीचे झुक कर देखा।
घोड़ा बिल्ली के जितना हो गया था। बुढ़िया ने उसे उठाया और सहन के कोने में बने हुए डरबे में बंद कर आई। फिर वो शहजादा मंसूर को लेकर एक कमरे में आई। इसी कमरे में एक बहुत ही बदसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसका रंग बहुत काला था और सर के बाल सुनहरी थे, जो और भी बदनुमा लग रहे थे। बुढ़िया ने कहा, बेटी, ये नौजवान एक रात के लिए हमारे घर ठहरेगा। तुम ज़रा इससे बातें करो। मैं रुखसाना से कह कर आती हूँ कि वो एक आदमी का खाना और तैयार करे। बुढ़िया तो कमरे से चली गई और शहजादा एक साफ सुथरे पलंग पर बैठ गया। बुढ़िया की लड़की उसे बड़े इश्तियाक से देख रही थी। कुछ देर के बाद उसने पूछा, नौजवान, क्या तुम कोई शहजादे हो? हाँ, मैं शहजादा मंसूर हूँ। महल से घूमने फिरने के लिए निकला था कि बारिश शुरू हो गई। तुम लोगों की बड़ी मेहरबानी कि मुझे अपने घर में पनाह दी। मैं कल सुबह होते ही यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। लड़की बोली, शहजादे, इस घर को अपना ही घर समझो। जाने की ऐसी जल्दी भी क्या है? 2-4 रोज़ ठहर कर चले जाना। मेरी ये आरज़ू थी कि कभी हमारे घर भी कोई शहजादा आए। चलो, तुम्हारी ये आरज़ू तो पूरी हो गई। वैसे यकीन करो, मैं भी यहाँ पर गलती से आ गया हूँ। अगर तुम्हारे सामने वाले घर में ताला ना लगा होता तो मैं यहाँ झांकता भी नहीं। शहजादा मंसूर ने नागवारी से कहा, क्यों? क्या अम्मी जान ने तुम्हें कुछ कहा था? अगर कोई गरीब आदमी होता तो उस बेचारे को तो वो घर में भी नहीं घुसने देती। वैसे बड़ी लालची हैं तुम्हारी अम्मी। शहजादा मंसूर ने कदरे नाराज़गी से कहा, तुम नाराज़ मत हो, अब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लड़की ने कहा। और ठीक उसी वक्त वो बुढ़िया अंदर दाखिल हुई। रुखसाना तुम्हारा कमरा खोल रही है, तुम अब अपने कमरे में जाओ, बुढ़िया ने शहजादा मंसूर से कहा और वो कमरे से निकल गया। बुढ़िया लड़की की तरफ मुड़ी। मैंने इस नौजवान की बातें सुन ली हैं। ये तुमसे मेरी शिकायत कर रहा था। मैं उसे अभी ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद करेगा। बुढ़िया ने दांत कटकटाते हुए कहा, माँ, गुस्सा थूक दो। ये नौजवान तो अपना शहजादा है। लड़की ने कहा, शहजादा है तो मैं क्या करूं? वो मुझे लालची बताता है। मैं तो उसे सबक सिखाए बगैर छोड़ूंगी नहीं। समझ क्या रखा है उसने मुझे? बुढ़िया का गुस्सा अब तक कम नहीं हुआ था। उसकी लड़की ने मुंह बसोर कर कहा, माँ, तुम भी कैसी बेकार की बातें करती हो। अगर तुमने शहजादे को जान से भी मार दिया तो अपनी बेटी की शादी किससे करोगी? तुम ही तो कहा करती थी कि अपनी सईदा बेटी की शादी किसी शहजादे से करोगी। बुढ़िया चौंक गई। अरे हाँ, ये बात तो मुझे याद ही नहीं रही थी। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। अब ये शहजादा मेरा दामाद बनेगा। मैंने उसे काफ़ी पसंद किया है। उसकी लड़की सईदा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। जब शहजादा मंसूर अपने कमरे में गया तो उसने एक लड़की देखी जो उसका बिस्तर दुरुस्त कर रही थी। उस लड़की को देखकर शहजादा मंसूर की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी खूबसूरत लड़की उसने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। शहजादा मंसूर को देखकर वो लड़की बोली, आपके कपड़े भीगे हुए हैं, इन्हें बदल लीजिए वरना आपको ज़ुकाम हो जाएगा। अच्छी लड़की, तुम्हारी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर देखो ना, दूसरे कपड़े तो मेरे पास हैं ही नहीं। मैं महल से सफ़र की खातिर तो निकला नहीं था जो अपने साथ कपड़े भी लेकर चलता। शहजादा मंसूर ने बेचारगी से कहा, तो आप शहजादे साहब हैं? लड़की ने बड़ी मासूमियत से पूछा। शहजादा मंसूर ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। मेरे अम्मी अब्बा अब मेरी गुमशुदगी से कितने परेशान होंगे। अम्मी ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया होगा। लड़की ने बड़े अफसोस से गर्दन हिलाई और बोली, खैर, रात भी जल्दी गुजर जाएगी। आतिशदान में आग जलाती हूँ, इस तरह आपके कपड़े भी सूख जाएंगे। मैंने खाना तैयार कर लिया है, आप ज़रा देर आराम कर लें तो खाना खा लीजिएगा। अभी लड़की की बात खत्म हुई ही थी कि बुढ़िया बड़े गुस्से में अंदर दाखिल हुई और लड़की को डांट कर बोली, तू यहाँ बातें बनाने बैठ गई है। सईदा के हाथ मुंह धोने के लिए पानी कौन गर्म करेगा? लड़की की बजाय शहजादा मंसूर ने जवाब दिया, ये मेरे लिए आतिशदान में आग जलाने जा रही थी। सईदा खुद क्यों नहीं कर लेती गर्म पानी? वाह, वो क्यों करेगी कोई काम? उसे मैंने शहजादियों की तरह पाला है। उसका ब्याह भी मैं किसी शहजादे से करूंगी।
बुढ़िया ने बड़े फख्र से कहा और शहजादा मंसूर को मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगी। और ये तो मैं भी कहने को तैयार हूँ कि जाने कितने ही शहजादे उससे शादी करने के ख्वाहिशमंद होंगे, शहजादा मंसूर ने तंजिया लहजे में कहा। बुढ़िया उसके तंज को ना समझी। उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। लड़की से सख्त लहजे में बोली, रुखसाना, इस बात का ख्याल रखना कि शहजादे को कोई तकलीफ ना पहुँचे। अगर इसको कोई शिकायत हुई तो समझ लेना मैं अच्छी तरह खबर लूँगी। ये कहकर बुढ़िया वहाँ से चली गई। शहजादा मंसूर ने रुखसाना से पूछा, क्या तुम उन लोगों की मुलाजमा हो? नहीं, ये मेरी सौतेली माँ है, रुखसाना ने जवाब दिया। हालात तो यही बताते हैं कि इनका सलूक तुमसे बिल्कुल अच्छा नहीं है, शहजादा मंसूर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मैं भी क्या कर सकती हूँ, रुखसाना ने अफसुर्दगी से गर्दन झुकाते हुए कहा। इस घर के अलावा मेरा कोई ठिकाना भी तो नहीं है। काम वाम की तो खैर कोई बात नहीं है, मगर मुझे अपनी माँ की पटाई से बहुत डर लगता है। बिल्कुल रुई की तरह धनक डालती हैं। कई दिन तक हाथ पाँव में दर्द रहता है। शहजादा मंसूर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये औरत तो वाकई बहुत जालिम है, मगर रुखसाना, तुम फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें यहाँ से जल्द छुटकारा दिला दूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप तो शहजादे हैं ना, मेरी सिफारिश करके मुझे अपने महल ही में खादमा बनवा दीजिएगा। मैं काम से जी नहीं चुराती हूँ, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, रुखसाना ने कहा। उसकी सादगी पर शहजादा मंसूर को हंसी आ गई। तुम भी कैसी बातें करती हो अच्छी रुखसाना, तुम जैसी प्यारी लड़की खादमा नहीं बल्कि शहजादी बनेगी। शहजादी रुखसाना ने पलकें झपकाते हुए कहा, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, तुमसे शादी करके तुम्हें महल ले जाऊं। शहजादा मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो इस पर कोई एतराज़ नहीं। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरी सौतेली माँ नहीं मानेगी। वो तो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी कि उनकी सगी बेटी बैठी रह जाए और वो सौतेली लड़की की शादी एक शहजादे से हो जाए। रुखसाना ने तशवीश भरे अंदाज में कहा, ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, शहजादा मंसूर ने खुद एतमादी से कहा। रुखसाना चंद लम्हे तक कुछ सोचती रही, फिर बोली, शहजादे साहब, उन्हें जादू भी आता है, ऐसा ना हो कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचा दें। इसका हल भी सोच ही लिया जाएगा, शहजादे ने लापरवाही से कहा। इन्हीं बातों के दौरान रुखसाना ने आतिशदान में आग अच्छी तरह दहका दी थी। शहजादा मंसूर आग के पास बैठ गया। जल्द ही उसके कपड़े सूख गए। थोड़ी देर बाद रुखसाना ने आकर दस्तरखान लगने की इत्तला दी। दस्तरखान पर बुढ़िया और उसकी बेटी सईदा और शहजादा मंसूर था। शहजादा मंसूर ने जब देखा कि रुखसाना मुलाजमों के से अंदाज से एक तरफ खड़ी है तो उसने कहा, रुखसाना, तुम उधर क्यों खड़ी हो, तुम भी यहाँ आओ ना। बुढ़िया और सईदा रुखसाना को घूरने लगीं। बुढ़िया ने अपनी मकरूह आवाज़ में कहा, बावर्ची खाने में कुछ बर्तन पड़े हैं, पहले उन्हें धो कर आओ। अगर कुछ खाना बच गया तो रात को तुम्हें दे दिया जाएगा। उसकी इस बात से रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए थे। शहजादा मंसूर का खून गुस्से के मारे जोश मारने लगा था। वो दस्तरखान से उठ गया और बुढ़िया से बोला, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी सौतेली बेटी है, मगर तुम दोनों माँ बेटी उसके साथ मुलाजमों से भी बदतर सलूक करती हो। तुमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बुढ़िया तल्खी से बोली। मुझे मतलब क्यों नहीं होना चाहिए? चंद रोज़ बाद मैं रुखसाना से शादी करने वाला हूँ, शहजादा मंसूर ने कहा। उसकी ये बात सुनकर माँ बेटी दोनों भौंचक्का रह गईं। बुढ़िया बड़ी मुश्किल से बोली, तुम मेरी बेटी को छोड़कर इस रुखसाना की बच्ची से शादी करोगे? मैं तो ये समझ रही थी कि तुमने मेरी बेटी को पसंद कर लिया है। अपनी बेटी की शक्ल देखी है तुमने? बिल्कुल चुड़ैल लगती है, शहजादा मंसूर ने मुंह बनाकर कहा। उसकी बात सुनकर सईदा रोने लगी। रोते हुए माँ से बोली, माँ, ये शहजादा मुझे चुड़ैल कह रहा है। चुड़ैल कैसी होती है? कैसी बेवकूफ़ है ये लड़की, इतनी बड़ी हो गई है और उसे ये भी नहीं पता कि चुड़ैल कैसी होती है। शहजादा मंसूर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। रुखसाना खौफ से थर थर काँप रही थी। शहजादा मंसूर ने बुढ़िया को बहुत नाराज़ कर दिया था
और अब रुखसाना को उम्मीद थी कि बुढ़िया उसको जादू के ज़ोर से कोई परिंदा या जानवर बना देगी, मगर बुढ़िया ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। चंद लम्हे तक कुछ सोचने के बाद बुढ़िया ने कहा, अगर तुम रुखसाना ही से शादी पर बज़िद हो तो कोई बात नहीं, इसी से शादी कर लेना। बुढ़िया की बात ने सबको ही चौंका दिया। उसकी बेटी सईदा ने कुछ कहना चाहा था, मगर बुढ़िया ने उसे आंख से इशारा करके खामोश रहने को कहा और फिर रुखसाना से बोली, चलो रुखसाना बेटी, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। बावर्ची खाने वाले बर्तन खाने के बाद धो लेना। रुखसाना भी दस्तरखान पर बैठ गई और फिर सब खाने में मसरूफ़ हो गए। दूसरे रोज़ शहज़ादा मंसूर उन लोगों से रुखसत होकर महल की जानिब रवाना हो गया। महल में सब लोग बहुत परेशान थे। शहज़ादा मंसूर ने उन्हें बताया कि अगर अचानक बारिश ना हो गई होती तो वो कल शाम को ही महल आ जाता। जब सब लोग चले गए तो शहज़ादा मंसूर का दोस्त अनवर उससे मिलने आया। दोनों का बचपन एक ही साथ गुजरा था, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती थी। अनवर दरअसल एक गुलाम का लड़का था। ये उस वक्त की बात है जब अनवर सिर्फ 3 साल का था। उसका बाप जो बादशाह का गुलाम था, उसने चंद दुश्मनों से बादशाह को बचाया था। बादशाह की जान तो बच गई थी, मगर अनवर का बाप अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसकी कुर्बानी से बादशाह बहुत मुतासिर था। उसने अनवर को महल ही में बुलवा लिया, क्योंकि बहुत पहले उसकी माँ भी मर चुकी थी और अब अनवर इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गया था। महल में उसकी परवरिश भी शहज़ादा मंसूर के साथ होने लगी और यूं वो दोनों जवान हो गए। शहज़ादा मंसूर ने अनवर को अपने पास बिठाकर उसे शुरू से आखिर तक पूरी दास्तान सुना दी। अपनी बात ख़त्म करते हुए उसने कहा, मैं आज ही अम्मी हजूर से बात करके उन्हें रुखसाना के घर भेजूँगा ताकि रिश्ते की बात पक्की हो जाए। मैं तो इस बात पर ईमान ले आया हूँ कि वाकई तुम्हें तकदीर ने शहज़ादा बनाया है, वरना तुम कतई इसके काबिल बिल्कुल नहीं थे। अनवर ने कहा, क्यों? मुझसे क्या हुआ? कहीं तुम इस चीज़ पर तो तकरीर नहीं करने वाले कि मुझे किसी गरीब लड़की की बजाय किसी शहज़ादी से शादी करना चाहिए? मगर कान खोल कर सुन लो, मेरी नज़र में सब इंसान बराबर हैं, अमीर हों या गरीब, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शहज़ादा मंसूर ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, पूरी ज़िंदगी में तुमने सिर्फ यही एक अक्लमंदी की बात की है, मगर मैं तो ये कहना चाहता था कि वो बुढ़िया बहुत मक्कार है। फिर जैसा कि तुम बता रहे हो कि वो जादूगरनी भी है, इसका मतलब है वो घाट घाट का पानी पिएगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो झट अपनी सौतेली बेटी की शादी तुमसे करने पर राज़ी क्यों हो गई। उसे तुम लिख कर रख लो कि वो तुम्हारे साथ कोई चाल चल रही है। अनवर की बात ने शहज़ादा मंसूर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कुछ देर बाद बोला, हाँ दोस्त, तुम्हारी बात तो समझ में आ रही है। बड़ी भी ज़रूर कोई खेल खेल रही है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम कहो तो इस जादूगरनी को ठिकाने लगा आऊँ। सूली पर लटके नजर आओगे। अपने नए काजी को देखा है, किसी का लिहाज नहीं करते। कल भरी अदालत में वजीर को बड़ी जोर से डांट दिया था। फिर तुम्हारे पास इस बुढ़िया को कत्ल करने की कोई वजह भी नहीं है, मगर भाई तुम फिक्र क्यों करते हो? जब तक तुम्हारा ये दोस्त है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हुक्म दो तो बंदा हुक्म बजा लाएगा। अनवर ने बड़े अदब से झुकते हुए कहा और मुस्कुराने लगा, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फ़ख्र है। तुम बस इतना करो कि किसी तरह इस बात का पता लगाओ कि वो बुढ़िया कौन सी चाल चल रही है, ताकि उससे बचाव की तदबीर की जा सके। शहज़ादा मंसूर ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? मुझे बड़ी बी के मकान का पता बताओ, मैं अभी वहाँ पहुँचकर पता लगाता हूँ। अनवर बोला। शहज़ादा मंसूर उसको बुढ़िया के मकान का पता बताने लगा और उसके थोड़ी देर बाद ही अनवर वहाँ से रवाना हो गया। बुढ़िया की सौतेली बेटी रुखसाना घरेलू कामों में मसरूफ़ थी। बुढ़िया एक बोसीदा से तारीक कमरे में बैठी कोई जादू कर रही थी। उसके सामने एक तांबे के प्याले में लोबान सुलग रहा था और बुढ़िया वक्फे वक्फे से उस पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने तांबे के प्याले में एक गुलाब का फूल डाल दिया। प्याले में अंगारे सुलग रहे थे। फूल जलने की बजाय अपनी रंगत बदलने लगा और वही फूल जो कि कुछ देर पहले सुर्ख था, अब सफ़ेद रंग का हो गया था।
बुढ़िया ने फूल को प्याले से निकाल कर उसे मुसर्रत भरी निगाहों से देखा। फिर उसने जल्दी जल्दी तमाम सामान लपेट कर कोने में डाला और कमरे से बाहर निकल आई। अपने कमरे से निकलकर वो सीधी सईदा के पास पहुंची। सईदा उसे देखते ही खड़ी हो गई और बेताबी से पूछा, क्या हुआ अम्मा? जादू का फूल तो बन गया है ना? बनता क्यों नहीं? तेरी माँ कोई मामूली जादूगरनी तो है नहीं। इस फूल को सूंघने से तेरी शक्ल बिल्कुल रुखसाना की तरह हो जाएगी। फिर शहजादा भी नहीं पहचान सकेगा कि उसकी शादी किससे हो रही है। मेरी बेटी शहजादे की बीवी बनकर जिंदगी भर ऐश करेगी। ये कहकर बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी। मगर अम्मा, फिर उस रुखसाना का क्या होगा? सईदा ने परेशान होकर पूछा। बुढ़िया ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं उसको बेहोश करके अंधे कुएं में बंद कर दूंगी। वो सारी जिंदगी वहीं रहेगी। उसके जवाब ने सईदा को मुतमईन कर दिया। इतने में रुखसाना किसी काम से वहां आ निकली। उसे देखकर बुढ़िया ने अपने सर का एक बाल तोड़ा और रुखसाना की तरफ फेंक दिया। लम्हा भर में उस बाल ने एक लंबी रस्सी की शक्ल इख्तियार कर ली और रुखसाना को अपनी लपेट में लेकर उसे अच्छी तरह बांध लिया। रुखसाना की खौफो दहशत से भरपूर एक चीख निकली और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके ज़मीन पर गिरते ही बुढ़िया आगे बढ़ी। मेज़ पर एक जग में कुछ पानी था। बुढ़िया ने उस पानी में हाथ डालकर पानी के चंद छींटें बेहोश रुखसाना पर फेंकी और रुखसाना लम्हा भर में उस जगह से गायब हो गई। अरे अम्मा, रुखसाना कहाँ गई? बुढ़िया की बदसूरत बेटी सईदा ने हैरानी से पूछा। मैंने मंत्र पढ़कर उसे यहाँ से कुछ दूर फासले पर जो अंधा कुआं है उसमें डाल दिया है, बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा। उसके साथ सईदा भी मुस्कुराने लगी। फिर बुढ़िया ने वो जादू का फूल सईदा को दिया ताकि वो उसे सूंघ ले। सईदा ने जब इस फूल को सूंघा तो वो बिल्कुल रुखसाना की तरह हसीन व जमील हो गई। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये वही बदसूरत सईदा है जिससे बात करने को भी जी नहीं चाहता था। सभी ये समझते थे कि वो असली वाली रुखसाना ही है। अपनी सूरत की तब्दीली पर सईदा फूले नहीं समा रही थी। वो झट आईने के सामने खड़ी हो गई और उसमें मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने आप को देखने लगी। फिर वो बुढ़िया से बोली, अम्मा, मैं किस कदर अच्छी लग रही हूँ। बुढ़िया बोली, अच्छा, अब अपनी ज़्यादा तारीफ मत कर वरना नज़र लग जाएगी। और हाँ, ये बात याद रखना कि तुम अब सईदा नहीं रुखसाना हो। तुम हर किसी को अपना यही नाम बताओगी। बस ये राज मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहेगा। तुम सईदा हो, रुखसाना नहीं। ठीक है अम्मा, सईदा ने सर हिला दिया। दोपहर का वक्त हो गया था। दोनों माँ बेटी को भूख सताने लगी। सईदा को तो खैर पकाना ही नहीं आता था और बुढ़िया भी बहुत काहिल थी। काम करने से उसका दम निकलता था। भूख लगी तो दोनों सोचने लगी कि क्या किया जाए। अगर वहाँ पर रुखसाना होती तो उन्हें खाने की ज़रा सी भी परवाह ना होती, मगर वो तो कुएं में कैद थी। अचानक बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई। बुढ़िया बुड़बुड़ाते हुए दरवाजे की तरफ गई। दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक अजनबी लड़का खड़ा था। क्या बात है लड़के? बुढ़िया ने डपट कर पूछा। प्यारी अम्मा जी, मैं एक गरीब लड़का हूँ, नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। अगर आप मुझे अपने घर में मुलाजिम रख लें तो ऐन नवाजिश होगी, लड़के ने बड़ी मिस्कीनी से कहा। बुढ़िया खुश हो गई, कहने लगी, हाँ भाई, नौकरी की तो हमें वाकई ज़रूरत है। तुम्हें कौन कौन से काम आते हैं? खाना पका लेते हो क्या? खाना पकाने से लेकर घर की सफाई करने तक हर काम में माहिर हूँ, लड़के ने जवाब दिया। तब तो फिर ठीक है, बुढ़िया ने इत्मीनान से कहा। तुम आज से हमारे नौकर हो, लेकिन ये भी सुन लो, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। खाना और रहने की जगह अलबत्ता हम देने को तैयार हैं। खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप मुझे रहने को जगह दे दें तो मैं समझूंगा कि आपने बहुत कर्म किया है, लड़के ने कहा। अच्छा, तो तुम हमारा खाना भी नहीं खाओगे? बुढ़िया ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। वो बहुत लालची औरत थी। जी हाँ, अपना पका हुआ खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा, लड़के ने बड़ी बेबसी से कहा। शायद उसकी बात बुढ़िया ने नहीं सुनी थी। बोली, अच्छा, अब तुम घर में आ जाओ, हमें भूख लग रही है, हमारे लिए खाना पका कर लाओ। मगर हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का अंदर आकर बोला, मेरा नाम अनवर है। फिर उसने सईदा को देखा और ठिठक कर खड़ा हो गया। बुढ़िया उसे घूरने लगी। क्या बात है,
تم میری لڑکی کو دیکھ کر رک کیوں گئے؟ بڑھیا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کیا یہ لڑکی کسی پری کی بیٹی ہے؟ انور اس کی بات نظر انداز کر کے بولا۔ بڑھیا فخر سے تن گئی۔ یہ کسی پری کی لڑکی نہیں، میری اپنی بیٹی ہے۔ اس نے بڑے غرور سے کہا۔ میں اس بات کو قیامت تک نہیں مان سکتا۔ ہر ماں اور بیٹی میں کچھ نہ کچھ مشابہت ضرور ہوتی ہے، مگر یہ تو تم سے بالکل مختلف ہے۔ انور نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا اب یہ بحث بازی ختم کرو، سیدھی طرح جا کر کھانا پکاؤ، بڑھیا بگڑ کر بولی۔ انور اس کی ڈانٹ کھا کر کان دبا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دراصل شہزادہ منصور کا دوست انور تھا۔ بڑھیا کے گھر میں رہ رہ کر وہ بڑھیا کی مکاریوں کا پتہ چلانا چاہتا تھا، اس لیے وہ ایک غریب لڑکے کے بھیس بدل کر وہاں چلا آیا تھا، اور اب اس بات پر اسے شدید حیرت تھی کہ وہ شہزادہ منصور کے کہنے کے مطابق وہاں 2 لڑکیوں کو ہونا چاہیے تھا، مگر دوسری لڑکی غائب تھی۔ شہزادہ منصور کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق وہ رخسانہ کو تو پہچان گیا تھا، مگر وہ سوچ رہا تھا کہ سعیدہ کہاں گئی، سعیدہ جو کہ بڑھیا کی بدصورت بیٹی تھی۔ مگر یہ بات بھی جلد ہی کھل گئی۔ جب وہ وہاں سے چل دیا تو بڑھیا نے سعیدہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، اس پھول کو سنبھال کر رکھنا، ورنہ اگر یہ پانی میں گر گیا تو پھر پہلے والی سعیدہ بن جاؤ گی۔ اس نے یہ بات اگرچہ آہستہ سے کہی تھی، مگر انور نے اس کو سن لیا تھا، اور بڑھیا کی بات سن کر انور کی سمجھ میں تمام قصہ آ گیا تھا۔ وہ بڑھیا کی چال اچھی طرح سمجھ گیا تھا اور سوچنے لگا، سب سے پہلے تو رخسانہ کا سراغ لگانا چاہیے، پھر شہزادے کو اس واقعہ کی اطلاع دینا چاہیے۔ مگر اسے تو رخسانہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ اسے کہاں تلاش کرتا؟ چولہے پر ہانڈی چڑھا کر وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک زور زور سے ہوائیں چلنے لگیں اور چاروں طرف عجیب سا شور ہونے لگا۔ ایسے میں اس کے کانوں میں بڑھیا کی تیز آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، شاید آج میرا بھائی زلزلہ جادوگر مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ بڑھیا کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ ایک بہت ہی خوفناک شکل والا بوڑھا صحن میں اترا۔ بڑھیا نے اسے دیکھ کر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا اور پھر اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ انور جو اس بوڑھے جادوگر کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ چھپ کر ان دونوں کی باتیں سنیں، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات پتہ چل جائے۔ یہ سوچ کر وہ باورچی خانے سے نکلا اور بڑھیا کے کمرے کے باہر دروازے سے کان لگا کر بیٹھ گیا۔ زلزلہ جادوگر بڑھیا سے کہہ رہا تھا، بہن، میرا لڑکا ہدہد جادوگر اب جوان ہو چکا ہے۔ تم نے بچپن میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے بیٹے ہدہد جادوگر اور اپنی سوتیلی بیٹی رخسانہ کی شادی کر دو گی، سو اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ بڑھیا نے کہا، بھائی زلزلہ جادوگر، میری سگی بیٹی چونکہ بدصورت تھی، اس لیے تم نے رخسانہ کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ میں اس پر بھی راضی ہو گئی تھی اور آج مجھے اس کا پھل مل رہا ہے۔ میری بیٹی ایک شہزادے سے بیاہی جانے والی ہے۔ میں نے رخسانہ کو یہاں سے کچھ دور جو ویرانہ ہے اس کے ایک کنویں میں قید کر رکھا ہے۔ ابھی تم کچھ دیر بیٹھو، جب جاؤ تو اسے نکال کر لے جانا۔ تم جو یہ رخسانہ دیکھ رہے ہو یہ سعیدہ ہے، میں نے اس کی شکل بدل دی ہے۔ زلزلہ جادوگر شاید کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا، بولا، بہن تم دیکھ رہی ہو آج کل کی اولاد کتنی نالائق اور نکمی ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے تو بیٹے ہدہد سے کہا تھا کہ سعیدہ ہی سے شادی کرے، مگر بدبخت نے میری ایک نہ سنی۔ اب بھی اس نے بہت مجبور کر کے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ انور اس سے آگے کچھ نہیں سن سکا کیونکہ اچانک ہی کسی نے اس کے بال پکڑ کر زور کا جھٹکا دیا تھا۔ انور کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے تیزی سے پیچھے کی جانب گھوم کر دیکھا۔ بڑھیا کی بیٹی سعیدہ جو رخسانہ کے روپ میں تھی انور کو خون خوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ پھر وہ خوفناک لہجے میں بولی، سچ سچ بتا، تو کون ہے؟ میری ماں اور میرے ماموں کی گفتگو چھپ کر کیوں سن رہا تھا؟ انور نے بجائے کوئی جواب دینے کے اچھل کر اس کا گلا دبوچ لیا اور اسے دبانے لگا۔ سعیدہ کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں اور بغیر کوئی آواز نکالے بے ہوش ہو گئی۔ انور اسے گھسیٹ کر اس کے کمرے میں لایا۔ سنگھار دان پر وہی جادو کا پھول رکھا تھا جس کے بارے میں انور نے بڑھیا سے اس کی خاصیت کے بارے میں سن لیا تھا۔ اس نے پھول کو اپنی جیب میں ڈالا اور بھاگ کر باورچی خانے سے کوئلے کی بوری خالی کر کے لے آیا، اور پھر اس میں سعیدہ کو ٹھونس کر اس نے بوری کا منہ بند کیا
और उसे कंधे पर लाद कर बुढ़िया के घर से निकल खड़ा हुआ। बुढ़िया के मुंह से उसे कुएं का रास्ता भी मालूम हो गया था। वो सीधा कुएं पर आया। पहले तो रस्सी के जरिए कुएं में उतरकर रुखसाना को निकाल लाया, फिर नकली रुखसाना यानी सईदा को कुएं में डाल दिया। रुखसाना अब तक बेहोश थी। जैसे ही अनवर ने जादू की रस्सी को खोला, वैसे ही रुखसाना को होश आ गया। अपने सामने एक अजनबी लड़के को देखकर वो चौंक गई। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? उसने चारों तरफ देखते हुए पूछा। अनवर ने उसे बताया कि वो शहजादा मंसूर का दोस्त है, और फिर उसने रुखसाना के सौतेली माँ की सारी चालाकी रुखसाना को सुना दी। रुखसाना बहुत सहमी सहमी नजर आने लगी थी, मगर अनवर ने उसे तसल्ली दी और बोला, मैं तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन को सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम सिर्फ इतना करो कि खामोशी से घर जाकर सो जाओ। तुम्हारे सो जाने की वजह से बुढ़िया तुमसे कोई बात नहीं कर सकेगी। इस तरह उसे ये पता नहीं चलेगा कि तुम नकली नहीं बल्कि असली रुखसाना हो। बाकी काम मैं संभाल लूँगा। रुखसाना ने उसकी बात पर रजामंदी जाहिर कर दी। वो दोनों जल्दी जल्दी घर आए। बुढ़िया और जल्जला जादूगर अभी तक बातों में मसरूफ थे। रुखसाना चुपके से सईदा वाले कमरे में जाकर सो गई। थोड़ी देर मजीद बातें करने के बाद जल्जला जादूगर जाने के लिए तैयार हो गया। बुढ़िया ने अनवर के पास आई और बोली, ए लड़के, जाओ, तुम्हारी छुट्टी हुई। अब कहीं और जाकर नौकरी ढूंढो। मेरा प्यारा भाई मेरे लिए जादू की प्लेटें लेकर आया है, और मैं जो चीज़ भी चाहूँ इन प्लेटों में मंगवा सकती हूँ। अनवर ने बड़ी मिन्नत समाजत के साथ उसे नौकरी से ना निकाला जाए, मगर जब बुढ़िया बात से ना मानी और उसे मारने के लिए चिमटा उठा लिया, तो मजबूरन अनवर को वहाँ से भागना पड़ा। उसे भगाकर बुढ़िया ने सईदा के कमरे में झांका। वहाँ पर रुखसाना पड़ी सो रही थी। बुढ़िया समझी कि वो उसकी लड़की है, इसलिए वो उसके आराम के ख्याल से उसे उठाए बगैर वहाँ से चली आई। फिर उसने भाई को रुखसत किया। बुढ़िया के घर से निकलकर अनवर बाहर ही एक जगह खड़ा हो गया था। जब जल्जला जादूगर बुढ़िया के घर से कुएं की तरफ चला तो अनवर भी उसके पीछे हो लिया। थोड़ी देर बाद दोनों कुएं पर पहुंच गए। अनवर एक जगह छुप कर खड़ा हो गया। जल्जला जादूगर कुएं में उतरा और उसमें से नकली रुखसाना यानी सईदा को कंधे पर लाद कर एक तरफ को रवाना हो गया। अनवर फिर उसका ताक़ुब करने लगा। तकरीबन आधे घंटे तक चलते रहने के बाद वो लोग एक बस्ती में पहुंचे। अनवर को मालूम हो गया था कि ये जादूगरों की बस्ती है और यहाँ पर छोटे बड़े तमाम ही जादूगर रहते थे। यहाँ के मकान बेहद खूबसूरत थे। जल्जला जादूगर वहाँ के सबसे खूबसूरत मकान में दाखिल हो गया। शायद यही उसका घर था। अनवर भी उसके पीछे उसके घर में बेधड़क घुस गया। अपने घर में एक अजनबी को दाखिल होता देखकर जल्जला जादूगर कुछ नाराज़ दिखाई देने लगा। उसने उसे बुढ़िया के घर में नहीं देखा था। वो नागवारी से बोला, कौन हो तुम? इतने में जल्जला जादूगर का लड़का हुदहुद जादूगर भी कमरे में दाखिल हुआ। फर्श पर बिछे हुए कालीन पर सईदा को लेटा देखकर वो खुशी से उछल पड़ा। अरे अब्बा जान, आप रुखसाना को ले आए। जल्जला जादूगर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अनवर को ही घूरे जा रहा था। हुदहुद जादूगर की नज़र अनवर पर पड़ी तो वो भी चौंक गया। अब्बा जान, ये कौन है? उसने हैरत से पूछा। मेरा नाम अनवर है और मैं तुम लोगों का हमदर्द हूँ, अनवर ने कहा। हमारे हमदर्द? हुदहुद जादूगर ने हैरान होकर कहा। हाँ, जल्जला जादूगर साहब तुम्हारे अब्बा हैं। ये अपनी बहन के घर तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए गए थे। तुम्हारे अब्बा की बहन बहुत मक्कार औरत हैं, अनवर ने कहना शुरू किया। ए ज़बान संभाल के, जल्जला जादूगर ने ललकार कर कहा। मेरी बहन को बुरा भला कहा तो अभी खरगोश बना दूंगा। चचा जल्जला, पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर चाहे खरगोश चाहे बिल्ली बना देना, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा। तुम जो ये समझ रहे हो कि ये लड़की रुखसाना है, बिल्कुल गलत है। ये बड़ी बी की बेटी सईदा है। अनवर की बात सुनकर दोनों बाप बेटे के चेहरे फूक हो गए। हुदहुद जादूगर की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो आंखें फाड़ फाड़ कर सईदा को देखने लगा। जल्जला जादूगर ने जल्दी जल्दी कुछ मंत्र पढ़कर सईदा पर फूंके, मगर वो बदस्तूर रुखसाना की शक्ल में रही। इस पर जल्जला जादूगर को कुछ इत्मीनान हुआ। वो अनवर से कहर आलूद लहजे में बोला, क्यों बे, झूठ बोलता था?
बता अब तुझे क्या सज़ा दूँ। अगर ये सईदा होती तो मेरे जादू की वजह से अब तक असली शक्ल में आ जाती। अनवर ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा, जनाब नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा। मैंने तुम्हें इतनी अहम इत्तला दी थी मगर तुमने अबे तुबे शुरू कर दी। बदअखलाकी की भी कोई हद होती है। ये कहकर उसने मेज़ पर से पानी का गिलास उठाया और उस जादू के फूल को जो उसने सईदा के कमरे से उठाया था पानी के गिलास में डाल दिया। वो बुढ़िया के मुंह से तो सुन ही चुका था कि अगर ये फूल पानी में डाल दिया गया तो सईदा अपनी असली शक्ल में आ जाएगी। फूल के पानी में गिरते ही इसमें गहरे सुर्ख रंग का धुआं निकला जिसने सईदा के चेहरे को अपनी लपेट में ले लिया। थोड़ी देर बाद धुआं साफ हो गया और फिर जो जलजला जादूगर और हुदहुदगर ने सईदा के चेहरे पर नज़र डाली तो रुखसाना की बजाय वहाँ पर सईदा नजर आई। हुदहुद जादूगर भुन्ना कर खड़ा हो गया। अब्बा, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी बहन इतनी मक्कार होगी। मैं उसे मक्कारी की सज़ा देने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर जलजला जादूगर का बेटा हुदहुद जादूगर आंधी और तूफान की तरह वहाँ से रवाना हो गया। अभी वो घर से निकला ही था कि अनवर ने लपक कर उसका रास्ता रोक लिया। हुदहुद जादूगर नादान मत बनो, पहले तुम बुढ़िया की बेटी का तो कुछ बंदोबस्त कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बूढ़े बाप को नुकसान पहुंचा दे। अनवर उसकी बात सुनकर हुदहुद जादूगर रुक गया, फिर कुछ सोच कर बोला, कह तो तुम ठीक रहे हो। मैं अभी उस लड़की को जादू के एक मजबूत से पिंजरे में कैद करके आता हूँ। हुदहुद जादूगर चला गया तो अनवर ने बुढ़िया के घर की तरफ दौड़ लगा दी। बड़ी तेजी से भागता हुआ वो थोड़ी ही देर में बुढ़िया के घर पहुंच गया। बुढ़िया के घर का दरवाज़ा बंद था, इसलिए अनवर को दीवार फांद कर अंदर दाखिल होना पड़ा। बुढ़िया अपने कमरे में पड़ी खराटे लेकर सो रही थी। अनवर खामोशी से रुखसाना के कमरे की तरफ बढ़ गया। रुखसाना भी गहरी नींद के मज़े ले रही थी। अनवर ने उसे जल्दी से झंझोड़ कर उठाया और फौरन ही उठ बैठी और हैरान हैरान नज़रों से अनवर के घबराए हुए चेहरे को देखने लगी। अनवर ने तेज़ी से कहा, रुखसाना जल्दी करो, यहाँ से फ़ौरन भाग लो। बुढ़िया और हुदहुद जादूगर के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है। अनवर की बात सुनकर रुखसाना घबरा कर पलंग से उतर आई। अनवर उसे लेकर जल्दी से कमरे से बाहर निकला। वो लोग अभी सहन में ही पहुंचे थे कि किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। अनवर और रुखसाना ठिठक कर अपनी जगह खड़े हो गए। फिर अचानक अनवर को होश आया। उसने रुखसाना से सरगोशी के अंदाज में कहा, जल्दी फ़ौरन इस दरख्त पर चढ़ जाओ। उसका इशारा बरगद के उस बड़े दरख्त की तरफ था जो सहन में लगा हुआ था। रुखसाना तेज़ी से उस दरख्त की तरफ बढ़ी और उसकी शाखों को पकड़ पकड़ कर खूब बुलंदी पर पहुंच गई। अनवर भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। ऊपर पहुंचकर उन दोनों ने खुद को घने पत्तों में छुपा लिया और थोड़ा सा मुंह निकाल कर नीचे झांकने लगे। दरवाजे को बदस्तूर पीटा जा रहा था। बुढ़िया की आंख खुल गई थी और वो अपनी आंखें मलती हुई दरवाज़ा खोलने जा रही थी कि अचानक दरवाज़ा चौखट समेत अंदर आ गिरा। किसी ने उसे बड़े ज़ोर से धक्का दिया था। बुढ़िया अपनी जगह रुक गई और दरवाजे में खड़े हुदहुद जादूगर को खुशमगी निगाहों से घूरने लगी। हुदहुद जादूगर फंकार कर बोला, मक्कार बुढ़िया, तेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हुए। हुदहुद जादूगर से धोखा करने का अंजाम क्या होता है, ले देख। ये कहकर हुदहुद जादूगर ने एक अंडा बुढ़िया के आगे फेंका। अंडा एक हल्के धमाके से फट गया और बुढ़िया को चारों तरफ से आग ने घेर लिया। बुढ़िया ने अपना एक पाँव ज़मीन पर मारा। उसके ज़मीन पर पाँव मारते ही उसके आसपास ज़मीन में लातादाद सुराख हो गए और उन सुराखों में से पानी की धारें निकलने लगी जिन्होंने आग को बुझा दिया। थोड़ी देर बाद पानी की धारें भी गायब हो गईं। बुढ़िया ने खूंखार लहजे में कहा, अहमक लड़के, अगर तू मेरे भाई की इकलौती औलाद ना होता तो मैं तुझे भी अभी नीस्तो नाबूद कर देती। अपनी खैरियत चाहता है तो दफ़ा हो जा, वरना अब मैं रिश्तों का भी कोई ख्याल नहीं करूँगी। उसकी बात का कोई जवाब देने की बजाय हुदहुद जादूगर ने अपने सीधे हाथ को आसमान की तरफ करके ज़ोर से हिलाया। उसी वक्त एक तड़ाका सा हुआ और 5 नेज़े सनसनाते हुए बुढ़िया की तरफ बढ़ने लगे। बुढ़िया ने फ़ौरन ही अपने हाथों की उंगलियां नेज़ों की सिमत करके कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर वो ही नेज़े जो बुढ़िया को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे
ہدہد جادوگر کی طرف مڑے اور پلک جھپکتے ہی اس کے جسم کے آر پار ہو گئے۔ ہدہد جادوگر کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی بڑھیا گھبرا گئی۔ اچانک ہدہد جادوگر کی لاش زمین سے اوپر بلند ہونا شروع ہو گئی اور پھر وہ تیزی سے ایک طرف کو اڑتی چلی گئی۔ بڑھیا جانتی تھی کہ ہدہد جادوگر کی لاش اس کے باپ کے پاس گئی ہے تو وہ فوراً اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لینے کے لیے آ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ خوف سے کانپ گئی۔ اس نے جلدی جلدی اپنے گھر کا قیمتی سامان ایک جگہ باندھا اور اپنی بیٹی سعیدہ کو آوازیں دینے لگی، مگر سعیدہ وہاں ہوتی تو جواب دیتی۔ وہ تو زلزلہ جادوگر کی قید میں تھی۔ بڑھیا اپنی بیٹی کو پاگلوں کی طرح پورے گھر میں ڈھونڈنے لگی۔ انور اور رخسانہ بدستور اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک پھر تیز ہوا چلنے لگی اور ایک عجیب سا شور چاروں طرف ہونے لگا۔ انور نے رخسانہ کو بتایا کہ زلزلہ جادوگر آ رہا ہے۔ اس کی بات صحیح نکلی۔ زلزلہ جادوگر بڑی تیزی سے اڑتا ہوا وہاں آیا تھا۔ اس کے کاندھے پر سعیدہ تھی۔ اپنے بھائی زلزلہ جادوگر کی آمد کا بڑھیا کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ وہ صحن میں نکل آئی۔ زلزلہ جادوگر نے بڑے غصے سے چلا کر کہا، تو نے میرے بیٹے کو مار کر مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ اگر میں چاہوں تو تیری بیٹی کو بھی قتل کر سکتا ہوں، مگر میں اسے ماروں گا نہیں، میں اسے پرندہ بنا کر چھوڑ دوں گا تاکہ یہ ساری زندگی جنگلوں میں بھٹکتی پھرے۔ یہ کہہ کر زلزلہ جادوگر نے سعیدہ پر پڑھ کر کچھ پھونکا۔ سعیدہ ہوش میں تھی۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور پھر یکایک سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی سی چڑیا بن کر تیر کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ اپنی بیٹی کا یہ حشر دیکھ کر بڑھیا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ کڑکدار آواز میں بولی، میں نے اتنی مشکل سے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اپنی لڑکی کی شادی شہزادے سے کروں گی، مگر تم دونوں احمق باپ بیٹے نے پتہ نہیں کیا چکر چلا دیا کہ میرا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ میری بیٹی کو تو تم میری آنکھ بچا کر میرے گھر سے لے گئے تھے۔ زلزلہ جادوگر سخت طیش میں آ گیا تھا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا، زبان سنبھال کر بات کرنا۔ میں نے تمہاری لڑکی کو کنویں سے نکالا تھا۔ تم یہ چاہتی تھی کہ تمہاری بیٹی میرے خوبصورت بیٹے کی بیوی بن کر مزے سے زندگی گزارے، اسی لیے تم نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اس کی شکل اپنی سوتیلی بیٹی رخسانہ کی طرح کر دی تھی۔ بڑھیا کی سمجھ میں زلزلہ جادوگر کی باتیں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس پر گرم ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں میں باقاعدہ لڑائی ہونے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر جادو کے زبردست داؤ استعمال کر رہے تھے۔ آخر خاصی دیر تک دونوں میں ٹھنی رہی۔ پھر زلزلہ جادوگر کے ایک زبردست وار نے بڑھیا کو ختم کر دیا۔ بڑھیا کے مرتے ہی ایک زوردار آندھی چلی۔ جس درخت پر رخسانہ اور انور بیٹھے ہوئے تھے وہ زور زور سے ہل رہا تھا۔ خدا خدا کر کے اس آندھی کا زور کم ہوا۔ رخسانہ اور انور جو نیچے دیکھ رہے تھے وہاں زلزلہ جادوگر تھا اور نہ بڑھیا کی لاش۔ دونوں جلدی جلدی درخت سے نیچے اترے۔ شام ہو چلی تھی۔ انور نے اپنا گھوڑا ایک ویران سی جگہ باندھ رکھا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو کھول کر رخسانہ کے پاس آیا اور پھر دونوں اس پر سوار ہو کر محل کی جانب چل دیے۔ شہزادہ منصور نے جب رخسانہ کو انور کے ساتھ دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ملکہ اور بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ شہزادہ منصور اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہیں رخسانہ کی بھولی بھالی صورت اور اس کی خوبصورتی نے بہت متاثر کیا۔ شہزادہ منصور کے اصرار پر انور نے انہیں سب کہانی سنائی کہ کس طرح وہ بوڑھی مکار جادوگرنی اپنی بدصورت اور بدمزاج بیٹی کو شہزادے کی بیوی بنانے کے متعلق سوچ رہی تھی، مگر انور کی چالاکی نے اس کا سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ یہ عجیب و غریب کہانی سن کر سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ بادشاہ اور ملکہ نے انور کی ذہانت کی بے حد تعریف کی اور شہزادہ منصور نے اپنے دوست کو گلے لگا لیا۔ چند دنوں کے بعد شہزادہ منصور اور رخسانہ کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں بڑی خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ شہزادہ منصور اپنے وفادار دوست انور کا بے حد مشکور تھا۔ جب بادشاہ بہت بوڑھا ہو گیا اور اس نے اپنا تخت و تاج اسے سونپ دیا تو شہزادہ منصور نے اپنے اس دوست کو اپنا وزیر بنا لیا۔
انور نے وزیر بن جانے کے بعد حکومت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے ہر مشورے کو منصور قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور یوں اس کا ملک دن رات ترقی کرنے لگا۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔